हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो सेट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.3 हमने फिनिश कर दिया। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को। आज जो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 1.4 ये किस बात पर बेस्ड है वो समझ लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.3 जो थी वो सबसेट पर, पावर सेट पर, यूनिवर्सल सेट पर, इन पर बेस्ड थी। एक्सरसाइज 1.4 ऑपरेशन ऑन सेट्स पर बेस्ड है ना। ऑपरेशन मतलब संक्रिया कहते हैं इसे। और यानी कि अब मैं आपको मतलब बताता हूँ ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, वैसे मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है। 2 / 3 कुछ और होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 वही था, 3 वही था, 2 वही था, 3 वही था, 2 वही था, 3 वही था, लेकिन आउटपुट बदल गए। अगर हमें इस बारे में नॉलेज नहीं हो कि प्लस क्या होता है और मल्टीप्लाई क्या होता है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या। हम बोलेंगे वही 2 था, वही 3 था, अभी 5 आ गया, वही 2 था, वही 3 था, अभी 6 आ गया, वही 2 था, वही 3 था, अभी -1 आ गया, क्या हो रहा है। तो हमें अगर इनके बारे में कुछ एक नॉलेज है, अगर हमें पता है कि ये कुछ चीज होती है, हमें पता है कि ये कुछ चीज होती है, हमें पता है कि ये कुछ चीज होती है, इनका मैथमेटिक्स अगर हमें पता है, अगर हमें पता है कि प्लस किस तरह से वर्क करता है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि ये डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का, तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इनको ही कहते हैं ऑपरेशन। ये जो चीजें हैं इन्हीं को ऑपरेशन कहते हैं। यही ऑपरेशन आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये जो आज तक हमने पढ़े हुए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इन्हीं को स्टूडेंट्स ऑपरेशन कहते हैं। और आज तक हम 4 तरह के ऑपरेशन को जानते हैं। जब हम डिफरेंट मैथमेटिक्स को लेते हैं, अलग अलग मैथमेटिक्स का एक अलग अलग अलजेब्रा होता है। अलग अलग मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच का अलग अलग अलजेब्रा होता है। जैसे आप क्लास 11th में अगर आप मान लिया अभी फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें वेक्टर का एक डिफरेंट अलजेब्रा है। वेक्टर एडिशन कुछ एक डिफरेंट तरीके से फॉलो होता है। अभी आप क्लास 11th में आगे जाएंगे, आप क्लास 12th में भी अलग अलग लेसन आते हैं। एक मैट्रिक्स करके ऐसे ही आता है, बोल रहा हूँ, उसका एक डिफरेंट अलजेब्रा है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। वैसे ही यहाँ पर अभी आप सेट्स पढ़ रहे हैं, इस पर फोकस करते हैं। सेट्स का भी एक अलग डिफरेंट अलजेब्रा है कि 2 सेट को अगर हमें जोड़ना हो, 2 सेट में से अगर हमें एक दूसरे को माइनस करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह के ऑपरेशन होते होंगे। 3 तरह के ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब समझते हैं क्या क्या मतलब होता है इनका। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कुछ डिफरेंट अलजेब्रा है, जरा समझेंगे उसे, सिंपल है ना, बोलने से ज्यादा नहीं होगा। यूनियन ऑफ सेट्स यहाँ पर है, सीधे एग्जाम्पल लेकर ही बात करता हूँ। एक सेट मैंने लिया, लेट से 1 2 3 4 5 6। पहले मैं आपको सीधे कोर नॉलेज देता हूं उसका कि एक्चुअली होता क्या है, फिर तो हम बाद में डिटेल और डीप में जाकर समझते रह सकते हैं कि क्वेश्चन आएंगे आगे पे। अभी बेसिक बता देता हूं। बेसिक मतलब यही जो है बस, ठीक है ना। तो समझना जरा, जैसे कोई बी सेट है, मान लिया बी सेट मैंने कोई लिया 5 6 7 8 9, इस तरह से ले लिया मैंने। अब अगर कोई मुझे कहेगा कि ए यूनियन बी बताओ, यूनियन का मतलब अभी मैं समझाता हूं जरा। ये जो सिंबल है, जो मैंने बीच में ये जो साइन बनाया, ये यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन है ना। इसको ऐसे ही रीड करते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे रीड करते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, कोई गलत फहमी ना हो जाए, ठीक है। ए यूनियन बी ये हो गया, ये ए यूनियन बी। और एक अपने पास ना जरा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है जो मैं पहले ही बता देना चाहूंगा। यहाँ पर 2 तरह के यू टाइप के डिजाइन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जल्दीबाजी में बनाते समय कहीं ऐसा ना हो कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे बीच में, या आप जब अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं एग्जाम में भी तब भी। इसलिए ध्यान देना कि ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जब हम डील करेंगे तो ये जो कर्ल किया हुआ साइन है इसको, क्योंकि ना यूनिवर्सल सेट भी यहाँ पर यूज होता है, यूनिवर्सल सेट कहूंगा मैं इसको। वैसे ये कोई मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है इस तरह के सिंबल, ये मैं फिलहाल अपनी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ कि हम में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए बनाते समय। जहां पर मैं कर्ल नहीं करूंगा यू को, तो मेरा कहने का मकसद वहां यूनियन होगा, आप समझ लें इस बात को, ठीक है ना। ये ठीक है, जहां पर हम कर्ल नहीं करेंगे आप समझ लोगे कि वो यूनियन की बात हो रही है। जहां मैं नीचे से कर्ल करूंगा, समझ जाना आप वो यूनिवर्सल सेट की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट भी हमने हल्का सा डिस्कस किया, अभी भी थोड़ा हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। अभी स्टूडेंट जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझ गए ए यूनियन बी, और वैसे भी ए और बी के बीच में यूनिवर्सल सेट का कोई मतलब भी नहीं है। जनरल नॉलेज भी कहता है कि यूनियन ही होगा, 2 सेट्स के बीच में ऑपरेशन है डेफिनेटली। यूनियन कहता है, देखो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि इसके अंदर आएगा क्या, पहले लिखता हूँ फिर आप एक बार खुद ऑब्जर्व करो। सिंपल सी बात है,
अब बताओ क्या करा मैंने, इसी को बस इंटरप्रेट करना है हमने जो चीज लिखी हुई। देखो यूनियन को समझाते हुए चलता हूं, पहले समझे जरा। देखो ये 5 6 यहां भी है, यहां भी है इस सेट में, है ना। हमने क्या करना है ना, ए यूनियन बी वो सेट होगा जिसमें ए के और बी के दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के एलिमेंट भी बी के एलिमेंट भी। यूनियन समझ भी रहोगे, यूनियन मतलब जुड़ना होता है एक तरह से ना, तो जुड़ गए ए और बी आपस में, इन्होंने दोस्ती कर ली और एक अपना नया सेट बना दिया। ये इनकी दोस्ती की निशानी है, ए यूनियन बी वाला सेट। इसमें 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट दोनों में थे सारे एलिमेंट कंबाइनली एक बन गए। दो डिफरेंट गैंग थी अलग अलग, ये दोनों ने एक अपनी बना दी, ठीक है ना। अब आप देखोगे जो इनके कॉमन है पॉइंट, कॉमन एलिमेंट्स है, वो कॉमन एलिमेंट को आप सिंगल एक ही बार लिखोगे, 2 बार 5 6 नहीं लिखोगे। बस इतनी सिंपल सी बात है, यही होता है यूनियन दो सेट्स का। तो यूनियन मतलब दो सेट आपस में जुड़ जाते हैं। फिलहाल इतना समझ में आया, धीरे धीरे हम बहुत कुछ समझते हुए चलते रहेंगे, ठीक है ना। अभी मैं सोच रहा हूं पहले हम लिमिटेड बातें करें ताकि प्योर बातें पहले सीधी सीधी समझ में आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़कर एप्लीकेशन देख सकते हैं। फिलहाल हाँ चलो ठीक है, एक बात और मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जरा मैं समझाता हूँ। देखिएगा मैं इस पर ही ऐड करना चाहूँगा एक बात को, यहाँ पर समझाता हूँ। एक चीज़ आती है यहाँ पर वेन डायग्राम, है ना, और इसी पर हमारी पूरी स्टोरी चलती है। इसलिए चलती है क्योंकि हमारी हेल्प करेगा आगे। ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम आ गया जबरदस्ती पढ़ने वाली बात है, नहीं। अगर आप बिना वेन डायग्राम के कर पा रहे हो तो आप तो जीनियस हो फिर, क्योंकि वेन डायग्राम में तो क्या है, हमारी हेल्प कर देता है। देखो कैसे हेल्प करता है, अभी पहले मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वेन डायग्राम का। जैसे ना ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन हमने बनाया, ये एक लॉजिशियन थे, एक तरह के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस तरह को बताया, लॉजिक लगाया उन्होंने अपना इस तरह का। ये जो रेक्टेंगुलर शेप हमने बनाया, इस रेक्टेंगल को हम एज अ यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। समझना जरा, ठीक है ना। वर्ड्स में मत जाना, सीधे सीधे काम की चीज को देखना। अच्छा काम की चीज ये है, ऐसे करके यूनिवर्सल सेट ये हो गया। इसके अंदर अगर हम कुछ सर्कल्स या फिर कुछ भी डिजाइन बना दें, जैसे जनरली सर्कल बनाए जाते हैं, ये जो सर्कल है, अब मैं बताता हूं, जैसे ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक सबसेट होगा। किसका? इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। देखिए बहुत क्लियर है, मैं समझा देता हूं इस बात को ना। जैसे यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यूनिवर्सल सेट बोला ना, ऐसे करूंगा, हाँ ठीक है। यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने ले लिए। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब आप सभी जानते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 सभी आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 डॉट्स देते हैं ओनली, ठीक है ना, ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे हैं। अब मैंने एक डिफरेंट सेट लिया, ई सेट, जिसमें मैं इवन नेचुरल नंबर्स को रख रहा हूं, यानी कि 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर्स को मैंने रख दिया। अब आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो ना कि ई में जितने एलिमेंट पाए जा रहे हैं, क्या वो ऊपर पाए जाएंगे? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ई के जितने एलिमेंट है दे आर कंटेन्ड इन दिस सेट। इसका मतलब ये हुआ कि ई इज सबसेट, बेसिकली प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये जो आपने बेसिकली अभी यहां पर दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यू एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि मैंने बताया कोई भी सेट यूनिवर्सल अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा, कि सामने जितने रखे सेट हैं अगर वो सब उस सेट में समा जा रहे हैं तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो आप देख पा रहोगे यूनिवर्सल सेट की तरह ये रेक्टेंगुलर रीजन बिहेव कर रहा है, और ये जो सर्कुलर रीजन मैंने बनाया हुआ है ये बता रहा है कि उस यूनिवर्स से कुछ एक अपना एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि कोई इलाका मेरा भी है। आप अगर देखो इस जगह पे कौन पाया जा रहा होगा, जैसे अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें, यहाँ 2 4 6 8 10 जितने इवन नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे 1 3 5 7 9 वो सब नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक तरह से हम एक बात देखें ना, जरा बात को ध्यान से थोड़ा समझना, हम कह सकते हैं ना बहुत आसानी से जो बात यहाँ दिख रही है वो दिख रही है आपको वहां पर, क्योंकि ये जो 2 4 6 8 10 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्कल के पास है, ये सर्कल के पास भी है। असल में ये है तो रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही ना सारे नंबर, तो सारे नंबर रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही हैं, लेकिन कुछ का जिम्मा इन्होंने भी ले रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर इसके अपने हो गए, ये रेंट में रह रहा है अभी, है ना। एक्चुअली वो पूरा का पूरा इलाका है किसका? इस यूनिवर्सल सेट का। समझ में आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि कोई सबसेट्स जो भी होंगे हम उसको ऐसे इसके अंदर बना के डिनोट करेंगे। फिर नहीं, ज्यादा भी अगर 100% समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना समझ में आया अभी आगे लिंक करना उसे, ठीक है ना, क्योंकि बातें पूरी तब होंगी जब हम आगे से कनेक्ट करेंगे उसे। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ आगे, तब आपको दिखाता हूँ। मैंने जस्ट आपको भी वेन डायग्राम का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया ताकि मैं आगे यूज करूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा हो कि हाँ सर्कल कुछ होता है, बाकी हम यूज करेंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही है, यहां से बातें क्लियर होंगी। जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसको जान पाएंगे कि ये क्या था। समझना जरा, देखो ए यूनियन बी, यहां पर बोला गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले ये प्रॉपर्टी यहां पर मैं इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि कुछ वैसी ही बात है जैसे 2+3 इज इक्वल टू 3+2 कोई कहे तो, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब हम ऑर्डर बदल देते, जब हम चीजों को बदल देते हैं, ऑर्डर बदल देते हैं उनका, तो अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम कह रहे होते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन 2-3 कभी भी 3-2 के बराबर नहीं होता, आप जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। सिमिलरली 2 × 3 जो होता है वो 3 × 2 के इक्वल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है। लेकिन 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2 होता है, इसलिए हम फिर कह सकते हैं कि डिवीजन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इन शॉर्ट, प्लस और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ यही दो ऑपरेशन हैं जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम जानते थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। जबकि ये बात हमें बताई जा रही है कि जो यूनियन है आपका, जो एक ऑपरेशन है सेट्स पर, वो इस लॉ को फॉलो करता है। अब जरा देखते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। तो आप बेसिकली समझ तो गए होंगे कि इसका मतलब ये हो रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। थोड़ा एक बार कोशिश करते हैं समझने की। जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल ही देख लिया, आप यही एग्जाम्पल देख लें। अगर मैं आपको कहूं कि ए यूनियन बी है, और मैं आपको अगर कहूं ना बी यूनियन ए है, कोई फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि ये देखकर ही पता चल रहा है बेसिकली। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि जो ए में है और जो बी में है उनको कलेक्टिवली एक सेट बना दो। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि आपने 1 2 3 4 5 6, अगर मान लिया हम इस लॉजिक को सोचते हैं कि जिसको पहले लिखा उसके एलिमेंट्स को पहले लिखना होता है, अगर हम ऐसा सोचते भी है तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 5 6 8 7 8 9 1 2 3 4 ये आएगा। और क्या ये डिफरेंट रिजल्ट है ये दोनों के दोनों? हम जानते हैं सेट्स में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट्स में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ, एलिमेंट की काउंटिंग जो सब कुछ है वो मैटर करती है कि एग्जैक्टली वो है कि नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन है, एक ही बात है ना, क्योंकि दोनों का कलेक्टिव ऑर्डर एक वो है, सेट है, और वो दोनों में एक ही दिख रहा है। बाकी हम इसे ऐसे देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा वेन डायग्राम में भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जैसे ये एक ए सेट है और ये एक सेट बी है इस तरह से, और ये यहां पर अपना कौन होगा? वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। समझना, इसे बहुत इंटरेस्टिंग है असल में ना, ये इंटरेस्टिंग है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर मैंने यू लगा दिया। अब आप समझ जाना कि यू का मतलब ये रेक्टेंगुलर रीजन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस गलत फहमी में मत रहना कि ये सर्कल्स को छोड़कर, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये रेक्टेंगुलर रीजन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग दी सर्कल्स। ये सर्कल भी उसी में आते हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन वो बात अलग है कि सर्कल्स ने अपने लिए भी कुछ एक इलाका बना रखा है, अपनी आइडेंटिटी भी बनाई है। इस रीजन ने कुछ एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हम भी कोई रहते हैं इसी जगह पर, ऐसे करके। अब अगर मान लिया मैं इस सेट को सेट ए कहूं और इस सेट को सेट बी कहूं, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बातों को आप समझते रहना, धीरे धीरे हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती रहेंगी जितनी हम करते रहेंगे। एक बात सुनो, ये किसका रीजन है? अब मैं आपसे पूछूंगा ना कि सेट ए कौन सा, ये बहुत जरूरी है जो चीजें हम कर रहे हैं। देखो जरा एक बार ध्यान से, ये जो मैंने लाइनिंग करी है आपको जो दिख रही होंगी, ये किस चीज को शो कर रही है स्टूडेंट्स? ये जो इलाका है ना, मैं आपको दिखाता हूं जरा, थोड़ा सा ऐसे कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जितना कुछ है, क्योंकि मैंने इसे फिलहाल ए नाम दिया। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप इस पर फोकस करें, इस वाले पर, तो जो ये वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर जितना कुछ है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब अभी मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं, ये ग्रीन वाली लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन वाली लाइन सेट ए के रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं एक डिफरेंट लेता हूं, येलो कलर लेता हूं, या फिर मैं एक पिंक कलर ले लेता हूं। अब आप देखोगे कि जब मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं यहां से, मतलब मैं लाइनिंग कर रहा हूं, मैं ताकि आपको इलस्ट्रेट हो पाए थोड़ा सा। देखो ये, अब ये जो सर्कल को मैंने लाइनिंग करी है जिस सर्कल पर, उसका जो सारा रीजन है वो सेट बी का एलिमेंट कहलाएंगे, वो वाले, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये वाले ये सेट बी का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो सेट ए का पोर्शन है, ये वाला। क्लियर है? ठीक है।
उसके अलावा जो बाकी चीजें आपको भी दिखाई दे रही है, जैसे ना अगर मैं यहां पर कहूं कि ए यूनियन बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ए यूनियन बी का थोड़ा मीनिंग समझ लो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ऐसे हुआ ना, जब हम ए यूनियन बी लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम कह रहे होते हैं यू का मतलब आप समझना और मतलब ऑप्शन, और मतलब ऑप्शन, यानी ए यूनियन बी का मतलब होता है कि हम ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो या तो ए में मिल जाए या फिर बी में मिल जाए, कहीं ना कहीं मिल जाए। या तो ए से मिल जाएंगे तो भी वो ए यूनियन बी में, बी से मिल जाएंगे तो भी वो ए यूनियन बी में है। यानी अगर हम इसे ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, अगर ए यूनियन बी को हम दिखाने की कोशिश करें, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट होंगे, जनरल एलिमेंट, सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये समझे भी बात को? ठीक है, अभी समझे होंगे आप पक्का, मैं बता देता हूं थोड़ा और। यानी कि ए यूनियन बी ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसके एलिमेंट या तो ए में मिल जाए या तो बी में मिल जाए, या तो, ध्यान रखें ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि ए में भी मिले और बी में भी मिले, ऐसा नहीं कहा। और का मतलब है ऑप्शन किसी भी एक में मिल जाते हैं तो माना जाता है कि वो ए यूनियन बी हो गया। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट इस ग्रीन वाले रीजन में पाया जा रहा है, ग्रीन लाइनिंग वाले रीजन में, जो कि सेट ए का रीजन है, उसमें पाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ए यूनियन बी में पाया जा रहा है। अगर वो बी में पाया जा रहा है तो हम तभी भी कह सकते हैं कि वो ए यूनियन बी में पाया जा रहा है, क्योंकि ए या बी किसी में भी एक में वो मिल जाना चाहिए। जैसे यहां पर देखें, आप देखें कोई भी एलिमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा दूं, यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठा दूं, 4 उठा दूं, 4 ए यूनियन बी में है ना, तो आप देखोगे 4 एक्चुअली कहां पर था? ए में एग्जिस्ट कर रहा था। क्या बी में था? नहीं था। तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता यूनियन को। यूनियन कहता है मेरे यहां पर सब वो लोग बैठे हैं जो या तो ए में है या तो बी में है, बस उसके अलावा एक भी नहीं है यहां पर ऐसा जो कि ना इसमें है ना इसमें। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों में होना चाहिए, जैसे 5 और 6 की तरह सबको, ऐसा जरूरी नहीं है। या तो यहां मिल जाए इस वाले सेट में या तो इस वाले सेट में मिल जाए, जो भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो या तो यहां मिल जाते होंगे या तो यहां मिल जाते होंगे, उनका एक कलेक्शन है, बस। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। तो उसी को ध्यान में रखकर अगर आप देखें ना, ये जो टोटल सर्कल्स का जो शेडेड रीजन है, यानी जो अगर पूरे दोनों सर्कल्स को हमने कंप्लीटली शेड कर दिया, जैसे लाइनिंग मैंने कर दिया, ये रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यही वो रीजन है जहां पर या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा। कहीं कहीं पर दोनों मिल जाएंगे, जैसे इस वाली जगहों पर, इस वाली जगह पर दोनों मिल जा रहे हैं, ए भी मिल रहा है, यहां पर बी भी मिल रहा है। इस वाली जगहों पर आएंगे, यहां बी मिल जाएगा, ए नहीं मिलेगा, नो टेंशन। यहां पर आपको ए मिल जाएगा, बी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने कहा कोई भी एक मिल जाना चाहिए, कोई भी एक मिल जाना चाहिए, या तो ए मिलना चाहिए या तो बी मिलना चाहिए, है ना। और अगर दो ऐसी जगह मिल रही है, जैसे आपने देखा ऐसी जगह ये वाली है 5 6 वाली, जैसे 5 अगर आप देखोगे, 5 आप बोलोगे कहां है, यहां भी है वहां भी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह हो सकता है। तो बस इतना आपको फिलहाल समझ में आया। तो हमने ये देखा। अच्छा मुझे कोई बताइए, क्या ये वाला जो भी एलिमेंट होगा, क्या ये एलिमेंट ए यूनियन बी में आएगा? सोच समझकर। नहीं आएगा। अब सुनना कैसे नहीं आएगा। ये वाला एलिमेंट ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो कैसे आ जाएगा? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि क्या स्मॉल ए यूनियन बी में आ सकता है क्या? आपसे मैं पूछूं, इस ए यूनियन बी में स्मॉल ए आ सकता है? आप बोलोगे नहीं आ सकता। बिल्कुल। क्यों नहीं आ सकता? आप बोलोगे स्मॉल ए ना तो इसमें कहीं है ना तो स्मॉल ए इसमें कहीं है, इसलिए वो ए यूनियन बी में आ ही नहीं सकता। ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी हमें समझ में आ गया। तो हमें अभी फिलहाल इतना समझ में आया कि जो ए यूनियन बी होता है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो ये जो दोनों सर्कल होंगे उनका शेडेड रीजन, यानी कि उनका रीजन जो होगा, आप शेड करें, लाइन करें, जो भी आप करते हैं, जो वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को, जैसे आपको दिख रहा है। क्योंकि इसके बाहर आप कहीं पर भी जाओगे, आप यहां जाओगे, ना ए है ना बी है, तो कैंसिल, ये ए यूनियन बी नहीं है, ये ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। अच्छा, ये ए यूनियन बी में है क्योंकि ये किसी एक में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है ना। तो आप फिलहाल चलिए, बहुत बढ़िया, आप समझ गए, इतना हम समझ गए ना। हाँ, अच्छा था ये। ठीक है। और ऐसे क्योंकि मैंने बता दिया ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है, वो तो खैर दिख ही रहा है, उसमें कोई अलग से हमें जरूरत नहीं बोलने की फिलहाल। चलिए ठीक है। अभी स्टूडेंट सेकंड थिंग देखते हैं। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सिंपल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सभी केसेस में। देखिएगा, ये लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है वो, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं।
इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये कुछ इस तरह का लॉ है जैसे 2+3+4 अगर मैं करूं और यहां पर मैं बोलूं कि 2 को बाद में लिखो, 3 और 4 को पहले ऐड कर दो, आप देखोगे अभी मुझे नहीं पता ये इक्वल है कि अनइक्वल है, अभी मुझे नहीं पता। हम इसे सॉल्व करेंगे, 2+3 5 होता है, 5+4 9 होता है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि हमने पहले इसको ऐड किया फिर उसको ऐड किया। यहाँ हमने 2 को लिखे रखा, 3 और 4 को पहले ऐड किया। हम जानते हैं दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो एडिशन रहता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही आप चेक करना सब्ट्रैक्शन पर करता है कि नहीं करता, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन पर भी आप देखना करता है कि नहीं करता। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। इनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल जो यूनियन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और हमें यही समझना है कि क्या देख लेते हैं, समझने का कुछ खास ऐसा है नहीं, प्रॉपर्टीज हैं, हम फिर भी एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं इस चीज को कि आखिर कहना क्या चले, ताकि हमारी वेन डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाए। इससे और ज्यादा कुछ नहीं, बस ये हो गया। ये स्टूडेंट्स जो रीजन है ये वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये वाला रीजन है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को। जब हम कहते हैं अच्छा इसमें 3 सेट है ना, तो 3 सेट मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिएगा जरा, 3 सेट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी, ये हो गया बी, और ये इस तरह से मैंने ले लिया एक सी सेट, ठीक है ना। 3 सेट मैंने ले लिए यहाँ पर, और ये किसी एक यूनिवर्सल सेट, इनके यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को मैंने ऐसे यू से दिखा दिया। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट से ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब देखेंगे जरा, और इस चीज को मैं ऐसा कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसी को सेम, ठीक है ना, ताकि हमारे पास ये 2-2 हो जाए, ताकि हमें, क्योंकि 2 की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। देखिएगा जरा, देखिएगा स्टूडेंट्स, अब जरा समझें इस बात को, ठीक है। देखिएगा, जब हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं ए यूनियन बी, और ये जो चीज यहां पर लिखी गई थी वो ये थी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से। आप पहले क्या करें, ए यूनियन बी को निकालें। मुझे बताइए ए यूनियन बी कौन सा होगा। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का दोनों का शेडेड रीजन, यानी कि ए कौन सा है जरा ढूंढे। ए ये वाला रीजन है पूरा, पूरे ए के सर्किल को पूरे ए के सर्किल को बंद कर दो, मतलब वो कर दो, लाइनिंग कर दो। बी के सर्किल को पकड़ो। अब बी का सर्किल कहां पर दिख रहा है, बी का सर्किल मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इसको लाइनिंग करूंगा। ये मैंने बी के सर्किल को लाइनिंग कर दी, ये बी के सर्किल पे मैंने लाइनिंग कर दी, है ना। अब जो ये दिखाई दे रहा है आपको, जो अभी इसमें दिखाई दे रहा है, वो फिलहाल ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी दिखाई दे रहा है, जो अभी दिखाई दे रहा है। आप इसको पहले नोट कर लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं अलग से नहीं बना रहा, मैं इसी में आगे का काम कर दूंगा। अभी फिलहाल ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं इस चीज का जो रिजल्ट आया, इसका यूनियन सी के साथ लिया जाए, यानी कि ये अब पूरा एज अ यूनिट वर्क करेगा और सी नाम के सेट के साथ यूनियन करेगा। सी सेट के साथ यूनियन करने का मतलब इसका सारा रीजन तो रहेगा ही रहेगा शेडेड, सी का रीजन भी शेडेड हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे जब हम कहते हैं कि ए यूनियन बी करना होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, ए और बी दोनों को शेड कर देते हैं, ए को भी कर देते हैं और बी को भी कर देते हैं शेड, जब हम ए और यूनियन बी की बात कर रहे होते हैं। वैसे ही ए के प्लेस पे आज जो चीज लिखी है उसका नाम है ए यूनियन बी, ये है, और ये यूनियन है सी। तो सोचें कि अगर मान लिया दो हमारे पास ये सर्कल्स हो इस तरह के, एक का नाम अगर ए यूनियन बी हो जाए और दूसरे का नाम सी हो जाए, तो इस चीज का मतलब क्या है कि सभी के सभी शेडेड हो गए। ए यूनियन बी वाला भी शेडेड हो गया, सी वाला भी शेडेड हो गया। इसी बात को अगर हम फॉलो करें यहाँ पर, तो ए यूनियन बी वाला शेडेड करना है, चलो कर दिया, शेडेड करना है, चलो इसे एक बार कर लेते हैं शेडेड। चलो शेड कर दिया हमने, ए यूनियन बी को हमने शेड कर दिया पूरा। अब क्या साथ ही साथ सी को भी शेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसका यूनियन सी के साथ, सी भी शेडेड हो गया। तो आपके पास जो रीजन दिख रहा है वो ये पूरा का पूरा, पूरे के पूरे सर्कल्स कवर हो गए, पूरे के पूरे सर्कल्स कवर हो गए। इसका मतलब था कि पूरे सर्कल कवर हो गए, ये था। अब चेक करते हैं कि अगर हम इस चीज को इस वाले तरीके से करते हैं तो क्या ये तब भी ट्रू रहता है। देखते हैं जरा, ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ, इसलिए ऐसा करते हैं, पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करते हैं। इससे आपकी ना वेन डायग्राम की प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ इसलिए करा रहा हूं। बी यूनियन सी को अगर हम देखें, यानी कि बी का रीजन जो है, बी का रीजन ये है, बी का पूरा सर्कल कवर कर लो, बी का पूरा सर्कल कवर कर दो, और सी के साथ जा रहा है इसलिए सी का सर्कल भी कवर कर दो, इसलिए सी का सर्कल भी कवर कर दिया हमने। अब ये बन गया बी यूनियन सी को, फिलहाल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को।
लेकिन हम चाहते हैं कि ये बी यूनियन सी, जो अब ये रीजन आया, ये रीजन ए के साथ अपना यूनियन करे, यानी कि अपने सारे रीजन को ए के साथ मिला ले। इसका मतलब ये हुआ सेम वही वाली सिचुएशन है जैसे यहां हो रही थी। सोचिए यहां पर इस बार बी यूनियन सी लिखा हुआ है, वो ए के साथ अगर जा रहा है तो बी यूनियन सी को भी कवर करना पड़ेगा और ए को भी कवर करना पड़ेगा, यानी कि बी यूनियन सी को भी कवर करना पड़ेगा। ऐसे कर कर हमने बी यूनियन सी को कवर कर दिया, ये बी यूनियन सी को भी हमने कवर कर दिया और ए को भी कवर कर दिया हमने इस तरह से। अब आप बताइए फिर से आपका टोटल सर्कल्स क्या हो गए, ढक गए वो। इसका मतलब ये और ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी जो रिजल्टेंट है वो ये है कि तीनों सर्कल्स कवर हो गए, इसके अकॉर्डिंग भी तीनों सर्कल्स कवर हो गए, रिजल्टेंट यही है। तो आप देख पाएंगे फर्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी यूज करी, मेरा मकसद जो यहाँ पर है वो आपको दिखाना है वेन डायग्राम को थोड़ा। अब स्टूडेंट्स हमने ये दो सेक्शन हमने कर लिए। हमने एक पहला वाला समझ लिया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए में हम बेसिकली वेन डायग्राम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उससे हम चीजों को समझे, आगे के लिए हेल्प करेगा। और इसी बहाने अभी बहुत अच्छा हमारे पास मौका है कि उससे हम इसको समझें। ए यूनियन बी हमने समझा, हमने बेसिकली डेफिनेशन भी देखी कि ए में होना चाहिए और या फिर बी में होना चाहिए। कंपल्सेशन नहीं है यहाँ पर, कंपल्शन नहीं है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये दूसरी वाली बात में हमने समझा कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फर्स्ट में फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है यूनियन ऑपरेशन, जो यूनियन होता है, और हमने समझा उसको कि क्या मतलब हुआ। एक थर्ड जो इसमें यूज हो रहा है वो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। जरा इसको समझते हैं, जो थर्ड वाली थिंग है अपने पास, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या आया, ए आया। चलो ठीक है, ए ही आया। मैं सोच रहा था आपसे पूछूं क्या आया, चलो इसी बार कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ए याद नहीं करना होता है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए याद नहीं करना, गलती से भी ऐसी गलती ना करें कि आप इसे याद कर लें। देखो इसको समझते हैं, जैसे कोई एक सेट ए है, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वाला यूनिवर्सल सेट, और उसमें कोई एक यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट ए नाम का है, जैसे इसका नाम ए है मान लिया, है ना। उस समय अगर कोई मेरे से कह रहा है कि ए का आप यूनियन करो, देखो आप दो तरीके हैं इन चीजों को समझने के, एक तो है वेन डायग्राम और दूसरा है आप सेट लेकर समझ लो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेट लेकर भी समझा देता हूँ। जैसे ए कोई एक सेट है 1 2 3 4 का, कोई एक दूसरा सेट है जिसका नाम फाई है, और फाई मतलब एम्प्टी सेट, लाइक दिस, ये कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। उस समय कोई अगर आपसे कह रहा है ए यूनियन फाई करो, आप खुद ही बताओ मैंने आपको क्या समझाया था अभी। इससे पहले हमने क्या देखा हुआ, हमने देखा हुआ जब भी हमें यूनियन लेना होता है तो इसके एलिमेंट्स और उसके एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना देते हैं। इसके भी ले लेते हैं, उसके भी ले लेते हैं, सारे के सारे। इसमें ले लो ऊपर वाले के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, अच्छा दूसरे वाले के भी ले लो सारे एलिमेंट। क्या लोगे, कुछ है ही नहीं लेने के लिए, तो फिर बस बंद करना पड़ेगा, है ना। कुछ है ही नहीं ना बेचारे के पास देने के लिए, इसलिए हमने बोला अरे चलो कोई बात नहीं है। तो हमारे पास जो सेट बना, मुझे बता सकते हैं क्या ये सेट है, ए सेट ही बना हमेशा का है। तो इसीलिए ए यूनियन फाई हमेशा ए के इक्वल होता है ना, क्योंकि एक सेट है अच्छा खासा, उसके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, और एक है उसके पास कुछ भी नहीं है। आप उसको अपने साथ जब जोड़ोगे तो उसका जुड़ना ना जुड़ना क्या है, यूजलेस है। ये कुछ वैसा ही है जैसे 5 है, 5 के साथ 0 जुड़ गया तो आंसर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। इसीलिए इसे आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं, ये आप बाद में समझोगे आइडेंटिटी क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक, फिलहाल हम जो काम की बात है वो समझ गए कि क्या हुआ। बाकी अगर आप चाहो तो इससे समझने की अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि ए का यूनियन हो रहा है किसी फाई के साथ, तो क्या खुद ये ए ही आ जाएगा ना, खुद ये ए ही तो आएगा, यही वाला रीजन उस समय आएगा ए यूनियन फाई में, खुद ए ही वाला रीजन, क्योंकि फाई ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं। ठीक है, तो बाकी वेन डायग्राम से भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना स्टूडेंट, जब ये हमें प्रॉब्लम करने लग जाता है, यहाँ से हम नहीं समझ पाते, वेन डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी तो बात यहीं से समझ में आ गई, इसलिए वेन डायग्राम को ज्यादा नहीं हम कुछ कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि समझ में आ ही चुका है यहीं से। अच्छा, एक ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो है आप देखें क्या आप इसे कर पा रहे हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, इन्होंने कहा ए ही होता है। अगर आप कंप्लीटली प्लस से ही समझने लग जाए, जैसे अभी अगर आप समझें कि थोड़ी देर पहले बताया था 5 + 0 5 होता है, तो अगर आप थोड़ा रिलेशन लें, अगर रिलेट करें तो आप कहोगे इस बार तो 10 होना चाहिए, तो आप बोलोगे ये गलत क्यों हो रहा है ना। तो इसीलिए प्लस प्लस होता है, यूनियन यूनियन होता है, वो रियल नंबर्स थे, ये सेट्स की बात हो रही है ना, इसलिए कंप्लीटली रिलेट ना करें उसको उससे। फिलहाल इसे समझ लो, ए यूनियन ए का मतलब एग्जांपल ही समझ लो, अगर ए 1 2 3 4 है, खुद ही आप समझे कि दूसरा ए भी क्या होगा, 1 2 3 4 ही होगा, क्योंकि वो ए ही है। अगर कोई कह रहा है दोनों का यूनियन ले लो, यानी कि वो चाह रहा है कि जो इसके एलिमेंट्स है सारे के सारे ले लो और उसके भी सारे एलिमेंट्स ले लो। अब क्योंकि सारे एलिमेंट्स कॉमन है तो दोबारा नहीं लेते, एक ही बारी में ले लिए, बस वो खुद ही अपने आप में क्या आया, ए ही आया, ए आया। तो आपने देखा ए यूनियन ए हमेशा ए ही होता है, ठीक है।
ये हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक ए सर्कल है और उसी के ऊपर एक और ओवरलैप हो गया, तो फिर क्या ए ही आएगा। इसे समझे, यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन, यानी कि देखो थोड़ा सा, ये एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है यू, इसको मैंने कर्ल करा, आप समझ रहे हो, मैंने बोला कर्ल करूंगा तो उसका मतलब मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ, उसका यूनियन ए के साथ हुआ, यानी कि कोई ये ए नाम का एक इसका सबसेट रहा होगा यूनिवर्सल सेट का, उसके साथ ये यूनियन कर रहा है। जनरल नॉलेज से बताने की कोशिश करना, आंसर क्या आएगा, लिखा तो नहीं है, अरे आप जनरल नॉलेज से सोचो, यूनिवर्सल सेट जब ए के साथ कंबाइन होगा तो क्या रिजल्ट देगा। नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल यहां से दिखाता हूं आपको। वैसे वेन डायग्राम से समझ में आ रहा है, लेकिन देखो इधर ए अगर सोचो, जो मैं पहले के एग्जांपल ले रहा था इवन नंबर वाला, वैसे ही एग्जांपल लेता हूं कि यू रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को और ई रिप्रेजेंट कर रहा है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स को, ओनली इवन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मुझे खुद ही बताइए, कोई अगर आपको कहता है कि ई का यूनियन करो आप यू के साथ, इन दोनों का यूनियन लो, इसका मतलब बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। जब आप यूनियन लोगे तो आप इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स ले लोगे। जब आप इसके सारे एलिमेंट्स लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 ऐसे बचेगा। इसके एलिमेंट क्या आप लोगे, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आ गए। जब आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लिया पूरा का पूरा, तो उसके अंदर इवन नंबर्स भी ऑलरेडी आ गए, तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा, यही बच गया, दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आ गया। बहुत ऑब्वियस है और आप अपने थोड़ा जनरल नॉलेज से भी समझ सकते हो कि ए का यूनियन हम कर रहे हैं यू के साथ। कोई एक सेट है जो कि खुद उसी से आया, ये उससे जाके कह रहा है कि मेरे साथ हाथ मिला लो, अरे ये कहाँ से हाथ मिलाएगा, ये तो खुद ही उसी के उसमें रह रहा है ना। इसलिए ए और यूनियन अगर यू करोगे तो डेफिनेटली यू ही आएगा। वो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, जिसको जैसे, इससे समझो जरा, इससे अभी इससे क्लैरिटी नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी इसमें बात ही नहीं आ पा रही, वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ही नहीं हो पा रही, इसलिए इससे अभी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जहां पर कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो हमें एकदम से समझ में आ जा रहा है कि जब भी कोई सेट यूनिवर्सल सेट के साथ मिलेगा तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा हमें, है ना, तो वो वाली बात है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो सेकंड चीज है उसे हम, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने अभी फिलहाल ये कुछ चीजें देखी, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ये यूनियन देखा हमने, और इसमें हमने ये कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज जो हमें दी गई थी, 5 प्रॉपर्टीज, ये हमने समझी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए यूनियन फाई ए क्यों होता है हम समझ गए, और ए यूनियन ए ही होता है, ए यूनियन यू क्या होता है, मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ही इक्वल होता है, ये हमें समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी इसके बाद इंटरसेक्शन को हम देखेंगे और उसके बाद फिर साथ ही में हम डिफरेंस को भी देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।